Assalamu alaikum students, this is the third part of Tenancy Act 1887 पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम 30 सेक्शंस जो हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्रोसीड करेंगे विद 31 सेक्शन से जो कि डिपॉजिट्स से रिलेटेड है। 31 है जी, पावर टू डिपॉजिट रेंट इन सर्टन केसेस विद रेवेन्यू ऑफिसर्स। ये जो रेंट है डिपॉजिट कौन करवाता है? टेनेंट करवाता है। और ये जो रेंट है ख़ास किस्म के केसेस में रेवेन्यू ऑफिसर को भी डिपॉजिट करवाया जा सकता है। ठीक है, ये रेंट बेसिकली किसको देना होता है? लैंडलॉर्ड को देना होता है। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर ये जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड को नहीं देता, वो किसको जमा करवा देता है? रेवेन्यू ऑफिसर को जमा करवा देता है। अब वो कौन से केसेस हैं वो देखते हैं। A tenant may deposit his rent with the revenue officer in any of the following cases. पहला केस क्या है? When the landlord refuses to receive rent or refuses to issue a receipt for the rent paid in money, even though the tenant offers it properly. अगर टेनेंट जो है रेंट जो है वो कैश में किसी टेनेंट के पास लेके जाता है, अगर वो जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट लेने से इनकार कर देता है या फिर वो रेंट ले लेता है, उसके अगेंस्ट वो रिसीट नहीं देता उसको। ठीक है, मतलब उसके अगेंस्ट जो चिट देनी होती है कि मैंने ये जो है वो रेंट रिसीव कर लिया है, वो रिसीट नहीं देता, तो फिर क्या होगा? When the tenant is unsure about who is legally entitled to receive the rent, या फिर टेनेंट को ये नहीं पता कि फॉर एग्जांपल 3-4 लैंडलॉर्ड्स आ गए हैं, जॉइंट जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो तीन या 2 जो हैं वो लैंडलॉर्ड्स हैं, तो उसको ये पता नहीं चल रहा कि उनमें से किसको रेंट डिपॉजिट करवाना चाहिए एग्जैक्टली। तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट ओनरशिप में डिस्प्यूट आ गया है, इन सच केसेस द टेनेंट में अप्लाई टू द रेवेन्यू ऑफिसर। वो रेवेन्यू ऑफिसर को अप्लाई करेगा कि मैं आपको डिपॉजिट करवाना चाहता हूं जो मेरा रेंट है, फॉर परमिशन टू डिपॉजिट द रेंट इन द रेवेन्यू ऑफिसर। वो क्या कहेगा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस लैंडलॉर्ड को दूं, या लैंडलॉर्ड को देता हूं तो वो मुझे रिसीट नहीं देता, या वो लेने से ही इनकार कर देता है रेंट को, तो फिर वो क्या कह सकता है? रेवेन्यू ऑफिसर से रब्ता करेगा, उसको अप्लाई करेगा, उसको कहेगा कि भाईजान ये रेंट जो है ये आप रिसीव कर लें लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे, और आप ये जो मसला है इसको फिर सॉल्व करें। द रेवेन्यू ऑफिसर आफ्टर एग्जामिनिंग द टेनेंट एंड कंफर्मिंग दैट देयर इज अ सफिशिएंट रीजन, वो पहले नंबर पे टेनेंट को एग्जामिन करेगा और उसके बाद देखेगा कि वाकई कोई रीज़न है जिसकी बुनियाद पे क्या है कि वो मुझे जो है वो रेंट देना चाहता है, शैल एक्सेप्ट द डिपॉजिट। उसके बाद वो रेंट के पैसे ले लेगा। फिर क्या होगा? प्रोवाइडेड दैट द टेनेंट पेज द रिक्वायर्ड फीस, उसके बाद जो टेनेंट है उसको कोई फीस भी देनी पड़ेगी। ठीक है, इफ़ एनी फॉर इशूइंग द नोटिस, अगर कोई फीस नोटिस इशू करने में लगती है, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू ऑफिसर ने वो पैसे उससे ले लिए, अब वो क्या करेगा? वो नोटिस जारी करेगा लैंडलॉर्ड्स को कि भाईजान आपके पैसे मेरे पास आ गए, जो आपका रेंट था, अब आप में से जो हकदार है वो आके मेरे से पैसे ले ले। अब इस नोटिस को जारी करने पे कोई पैसे लगेंगे, कोई एक्सपेंसेस लगेंगे, वो कौन पे करेगा? वो पे करेगा टेनेंट। ठीक है जी। उसके बाद इफ एनी फॉर इशूइंग द नोटिस दैट विल बी सेंट आफ्टरवर्ड टू द लैंडलॉर्ड और कंसर्न्ड पर्सन, ये वही बात है जी। उसके बाद 32 है इफेक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग रेंट। व्हेन द डिपॉजिट ऑफ रेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, जब अब वो रेंट रिसीव हो गया है बाय द रेवेन्यू ऑफिसर ने ले लिया है टेनेंट से, अंडर द प्रीवियस सेक्शन इट विल बी ट्रीटेड एज इफ द टेनेंट हैज़ पेड द रेंट। अब टेनेंट की लाइबिलिटी जो है वो अदा हो गई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा हो गई है। उसको ऐसे समझा जाएगा कि टेनेंट ने क्या किया है? रेंट दे दिया है। अब ये रेवेन्यू ऑफिसर उसको क्या कर देगा? रिसीट दे देगा। पेड द रेंट डायरेक्टली टू हिज लैंडलॉर्ड फॉर द रेंट दैट वाज ड्यू, उसने जो है वो लैंडलॉर्ड को दे दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा हो गई टेनेंट की। द रेवेन्यू ऑफिसर हु रिसीव्स द डिपॉजिट शैल नोटिफाई every person whom he has reason to believe claim or is entitled to that rent amount।
उसके बाद वो जो भी उसके लैंडलॉर्ड्स हैं, जो भी ओनर्स हैं जिनको वो रेंट दिया जाना था, उन सब को नोटिस जारी करेगा रेवेन्यू ऑफिसर। ही मे ईदर पे द अमाउंट टू द पर्सन हु अपीयर्स टू बी इंटाइटल्ड टू इट, या फिर वो ऐसे बंदे को वो रेंट दे सकता है जिसको वो मुनासिब समझता है कि इसको दे देना चाहिए। आर कीप द डिपॉजिट अंटिल अ कॉम्पिटेंट कोर्ट डिसाइड्स हु इज इंटाइटल्ड टू इट, या फिर वो उस अमाउंट को अपने पास रख सकता है जब तक ये कोर्ट से फैसला ना हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल जो ऑनर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके अंदर कोई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता और कोर्ट ये डिफाइन नहीं कर देता कि कौन इस रेंट का असल हकदार है, तब तक वो अपने पास उस रेंट को रखेगा। नो सूट आर लीगल प्रोसीडिंग्स कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी केस या लीगल प्रोसीडिंग्स कोई भी नहीं कर सकता, मतलब ये जो रेवेन्यू ऑफिसर है इसके खिलाफ। आर एनी स्टेट ऑफिसर फॉर एनीथिंग डन बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर दिस सेक्शन, मतलब इस सेक्शन के तहत जो इसने पैसे रिसीव कर लिए, डिपॉजिट कर लिए, इसके खिलाफ कोई सूट, कोई भी जो है वो केस नहीं चलाया जा सकता। ठीक है जी, ये लीगल काम है। उसके बाद होएवर इफ द रेवेन्यू ऑफिसर पेज द रॉन्ग पर्सन, अगर रेवेन्यू ऑफिसर किसी गलत बंदे को वो जो रेंट था वो पे कर देता है, द ट्रू ऑनर कैन रिकवर इट फ्रॉम द पर्सन। अब ट्रू ऑनर जो कहता है कि मैं जो है मुझे देने चाहिए थे, वो खुद उससे जाके ले सकता है, बट नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब उसने ट्रू ऑनर ने गवर्नमेंट से नहीं लेने। अब सबको क्या किया गया था, पहले नोटिस दे दिया गया था। उस टाइम अगर ट्रू ऑनर समझता था कि मेरे हैं तो वो उस टाइम आके ले लेता, लेकिन अगर वो नहीं लिया, अब वो किसी और को दे दिया गया, तो अब वो खुद जाके लेगा। अब गवर्नमेंट इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। रिकवरी ऑफ रेंट फ्रॉम अटैच्ड प्रोड्यूस, नेक्स्ट जो है वो अटैच्ड प्रोड्यूस का मतलब होता है ऐसी प्रोड्यूस जिसके बारे में गवर्नमेंट ये क्लेम कर ले कि ये अब जो है वो गवर्नमेंट की मलकियत में आ गई है, गवर्नमेंट के अंडर आ गई है। तो इसका क्या होगा अब वो देखते हैं। रिकवरी ऑफ रेंट, रेंट की रिकवरी मतलब जो लैंडलॉर्ड है उसने अपना रेंट लेना है फ्रॉम द अटैच्ड प्रोड्यूस। मसलन कि जो टेनेंट है उसका कोई केस चल रहा था कोर्ट के अंदर, और उस कोर्ट ने क्या किया है, उसकी जो प्रोड्यूस थी, उसकी पैदावार थी, उसको अटैच कर दिया है। मतलब उसके खिलाफ, टेनेंट के खिलाफ फैसला है और उससे कोई फॉर एग्जांपल कोई पैसों का केस चल रहा था, उसके पैसे रिकवर करने के लिए कोर्ट ने उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो ज़मीन है, उसकी प्रोड्यूस के ऊपर जो पैदावार हुई खड़ी है, उसको अटैच कर लिया। मतलब उससे अब वो रिकवर किए जाएंगे पैसे। तो इस सूरत हाल में अगर उस प्रोड्यूस के अंदर लैंडलॉर्ड का भी कोई हिस्सा है, उस प्रोड्यूस में से फॉर एग्जांपल कुछ पार्ट डिवीजन जो है लैंडलॉर्ड ने लेनी थी, तो अब वो अटैच्ड प्रॉपर्टी में से लैंडलॉर्ड तो अपना रेंट लेगा ना, तो वो कैसे लेगा वो देखते हैं। इफ अ कोर्ट ऑर्डर्स अटैचमेंट लीगल सीजर, अगर कोर्ट लीगल सीजर या अटैचमेंट के ऑर्डर दे देता है ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ अ टेनेंसी, किसी भी टेनेंसी क्रॉप्स की प्रोड्यूस पैदावार के ऊपर, द लैंडलॉर्ड में अप्लाई टू द रेवेन्यू ऑफिसर, लैंडलॉर्ड रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएगा, उसको अप्लाई करेगा। हैंडलिंग द अटैचमेंट, जो उस अटैचमेंट को हैंडल कर रहा है ऑफिसर, उसके पास जाएगा। टू सेल द प्रोड्यूस, वो उसको कहेगा कि ये जो प्रोड्यूस है, पैदावार है, इसको बेचा जाए। एंड पे टू द लैंडलॉर्ड आउट ऑफ द सेल प्रोड्यूस प्रोसीड्स द अमाउंट आर द वैल्यू, और लैंडलॉर्ड का जो हिस्सा है, जो रेंट है, उस प्रोड्यूस में से उसको पे किया जाए। ठीक है जी। अगर प्रॉपर्टी अटैच होती है तो लैंडलॉर्ड को अपना रेंट मिलेगा, वो अप्लाई करेगा, उसके बाद वो रेवेन्यू ऑफिसर से कांटेक्ट करने के बाद उसकी जो प्रोड्यूस है वो बिचवा के अपना रेंट जो है वो उसमें से अपना हिस्सा ले लेगा। द रेंट ऑलरेडी ड्यू टू हिम विद इन द पास्ट 1 ईयर, या फिर कोई भी रेंट जो आखिरी साल, 1 साल के अंदर उसको नहीं पे किया गया, ड्यू है। एंड द रेंट दैट विल बिकम ड्यू आफ्टर हार्वेस्ट, या फिर वो रेंट जो अब इस काश्तकारी के बाद ड्यू हो जाना है, विच इज़ चार्जेबल अगेंस्ट दैट प्रोड्यूस, जो कि उस प्रोड्यूस से उसने हासिल करना था। ठीक है, उस पे वो क्या कर सकता है, सूट कर सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर को जाके एप्लीकेशन दे सकता है और वो अपना रेंट ले सकता है। क्योंकि ये केस का जो फैसला आया है वो बेसिकली टेनेंट पे आया है, इसका तो लैंड लॉर्ड जो है वो तो जिम्मेदार नहीं है ना, वो तो अपना रेंट रिकवर करेगा और वो कर सकता है।
The revenue officer must give the person who got the attachment order, for example a creditor, a chance to explain why the landlord's request should not be allowed. फिर उसके बाद जो पर्सन है वो क्या करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा कि जिस बंदे की ज़मीन अटैच की गई है, टेनेंट जो है फॉर एग्जांपल, उसको बुलाएगा, उससे पूछेगा कि क्या ये जो रेंट है ये लैंडलॉर्ड को पे किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना, अगर नहीं किया जाना चाहिए तो फिर क्यों नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। या फिर जिसके साथ ज़मीन अटैच की गई है उससे भी पूछा जाएगा। इफ़ द लैंडलॉर्ड्स क्लेम इज़ फाउंड पार्शली और फुली वैलिड, अगर लैंडलॉर्ड का जो क्लेम है वो वैलिड होता है, ठीक है, चाहे वो थोड़ा सा भी वैलिड हो गया या फुल वैलिड हो गया, द ऑफिसर, फिर ऑफिसर सेल द प्रोड्यूस, उस पैदावार को फौरी तौर पर सेल कर देगा, और पार्ट ऑफ इट, या फिर उसका कुछ हिस्सा जो उन्हें रेंट पे करने के लिए चाहिए, एंड यूज़ द सेल मनी फर्स्ट टू सेटिस्फाई द लैंडलॉर्ड्स क्लेम, उसके बाद उसके जो रिटर्न में जितना भी पैसा आएगा, जो रेंट है उसको क्या किया जाएगा, वो दे दिया जाएगा। हमने वैसे भी पहले पढ़ा था कि सबसे पहले प्रोड्यूस जो बेची जाती है उसमें से सबसे पहले हिस्सा किसको दिया जाता है, लैंडलॉर्ड को रेंट का हिस्सा दिया जाता है, तो इसमें भी ऐसे ही होगा। उसके बाद है जी द फाइंडिंग ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर अंडर सब सेक्शन 2 shall have the same effect as the court decree between the landlord and the tenant। अब ये जो लैंड ऑफिसर ने जो किया है फैसला कि उस बंदे को जो है वो दिया जाना है हिस्सा उसका या नहीं दिया जाना, जो उसने सारी एक इन्वेस्टिगेशन के बाद फैसला दिया है, वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे किसी कोर्ट ने फैसला दिया है, ठीक है जी। और कोर्ट का फैसला आपको पता है कि वो नहीं हो सकता, चैलेंज नहीं हो सकता। उसके बाद है लीजेज फॉर पीरियड एक्सीडिंग टर्म ऑफ असेसमेंट ऑफ अ लैंड रेवेन्यू, ये नेक्स्ट है जी, इसके अंदर ये हम सारी पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ लीजेस फॉर पीरियड एक्सीडिंग आर इक्वल टू द टर्म ऑफ असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब है कुछ ऐसी ज़मीनें लीज पे दी गई हैं जो क्या कर जाती हैं, फॉर एग्जांपल एक ज़मीन है उसको 20 साल के लिए क्या किया गया, लीज पे दे दिया गया, फॉर पीरियड एक्सीडिंग आर इक्वल द टर्म ऑफ असेसमेंट, और अगर ये लीज जो है वो क्या कर जाती है, असेसमेंट टर्म से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर क्या किया जाएगा, अभी हम देखते हैं क्या होगा। ये जो असेसमेंट है ये लैंड रेवेन्यू के लिए लगाई जाती है कि फॉर एग्जांपल 20-25 साल के लिए ये असेसमेंट होती है वैलिड, और उस असेसमेंट के बाद फिर इसको रीअसेसमेंट किया जाता है, फिर उसके बाद नया टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। और अगर आपकी ज़मीन जो है इसके अंदर आती है फिर क्या करें, देखते हैं। When a lease or the agreement is made by a land owner for a land, जब एक लीज जो है वो एग्रीमेंट हो गया लैंड ओनर का फॉर अ लैंड दैट इज असेस्ड टू द लैंड रेवेन्यू, और लैंड रेवेन्यू उसके ऊपर असेस हो चुका था, मतलब उसके ऊपर लैंड का टैक्स जो है वो लगा हुआ है, एंड द लीज पीरियड इज लॉन्गर देन आर इक्वल टू द टर्म फॉर विच द लैंड रेवेन्यू हैज़ बीन असेस्ड, मतलब है उसके लिए एक ख़ास लैंड रेवेन्यू जो है वो सेलेक्ट कर लिया गया है, और उस लीज का जो टाइम पीरियड है वो भी उतना ही है, मतलब 25 साल के लिए लीज है और 25 साल के लिए ही जो है वो असेसमेंट की गई है, ठीक है। या फिर क्या होता है कि उससे एक्सीड कर जाता है, आपका जो लीज टाइम है वो 25 साल से अगर फॉर एग्जांपल 26 साल 27 साल चला जाता है या 30 साल के लिए आपने ले लिया, फिर क्या होगा, देन आफ्टर दैट टर्म एंड्स, जब वो असेसमेंट की टर्म एंड होती है, द लीज आर द एग्रीमेंट बिकम्स वाइडेबल, तो वो जो लीज है या एग्रीमेंट है वो वाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दैट इट कैन बी कैंसल्ड बाई एनी वन पार्टी, ये उनमें से कोई भी पार्टी जो है वो उसको कैंसिल कर सकती है। मतलब ये है कि जो आपका लीज पीरियड था वो असेसमेंट के अंदर लैंड रेवेन्यू के अंदर उसके ऊपर एक लैंड रेवेन्यू लगा हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर एक टैक्स लगा हुआ था, अगर वो असेसमेंट का पीरियड 25 साल वाला ख़त्म हो जाता है और आपने लीज पे ज़मीन ली हुई थी जब उसका असेसमेंट एक ख़ास टैक्स था, अब नेक्स्ट असेसमेंट के अंदर उसका टैक्स बढ़ता है, तो आपके पास ये हक है कि आप वो जो लीज है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है, कोई भी पार्टी उसको ख़त्म कर सकती। इट कैन बी कैंसल्ड बाय द लैंड ओनर, जो लैंड ओनर है वो इसको कैंसिल कर सकता है लीज को। इफ़ द लैंड रेवेन्यू हैज़ बीन इंक्रीज्ड, अगर लैंड रेवेन्यू बढ़ गया है तो वो चाहता है कि मैं नहीं अब इस लीज को आगे चलाना चाहता,
तो वो वहीं पे उसको ख़त्म कर देगा। एंड द टेनेंट जिसने ज़मीन ली है refuses to pay a fair and equitable rent determined either by the revenue court, अगर फर्ज करें लैंड ओनर नहीं करता उसको ख़त्म, ठीक है, वो कहता है चलो ठीक है लैंड रेवेन्यू बढ़ गया है चलता रहे, लेकिन जो उसका टेनेंट है वो कहता है कि भाई मैंने आपको एक्स्ट्रा रेंट को नहीं देना, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि अगर टेनेंट ही नहीं मान रहा एक्स्ट्रा रेंट पे करने का, क्योंकि जब भी लैंड रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या बढ़ जाता है, रेंट भी बढ़ता है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर आपको ये सारी बहस की थी हमने कि जब लैंड रेवेन्यू बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली क्या चीज़ बढ़ जाती है, जो रेंट है वो भी बढ़ जाता है। उसके बाद ऑन द लैंड ओनर सूट आर बाई रेवेन्यू ऑफिसर अंडर सेक्शन 27A, ठीक है। उसके बाद अगर टेनेंट नहीं मानता तो फिर भी वो ख़त्म किया जा सकता है। उसके बाद बाय द टेनेंट, अगर टेनेंट भी कर सकता है इफ़ द लैंड रेवेन्यू हैज़ बीन रिड्यूस्ड, अगर लैंड रेवेन्यू जो है वो कम कर दिया गया तो फिर भी टेनेंट ख़त्म कर सकता है। एंड द लैंड लॉर्ड refuses to accept the fair and equitable rent determined by the revenue court or by the revenue officer under section 27A। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर लैंड रेवेन्यू कम हुआ है और जो लैंड लॉर्ड है वो अपना रेंट कम नहीं करता, ठीक है, तो फिर टेनेंट के पास ये हक है कि वो जो उसने लीज पे ज़मीन ली हुई है वो ही ख़त्म कर दे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, एनी एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द ऑक्यूपेशन रेंट प्रॉफिट्स आर प्रोड्यूस ऑफ द लैंड मेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द करंट लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, जो करंट लैंड रेवेन्यू असेसमेंट है उसके रिलेटेड जो भी आपने ऑक्यूपेशन का, रेंट का, प्रॉफिट का कोई भी एग्रीमेंट किया था, शैल कंटिन्यू इन फोर्स अंटिल न्यू असेसमेंट टेक्स इफेक्ट, वो उस टाइम तक जो है वो वैलिड रहेगा जब तक नई असेसमेंट नहीं आती, ठीक है, अनलेस द एग्रीमेंट क्लियरली स्टेट्स अदरवाइज, या एग्रीमेंट में कोई और सिचुएशन लिखी हुई हो, और इट इज़ एंडेड बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज, या फिर म्यूचुअल कॉन्सेंट से वो एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया जाए, मतलब लैंडलॉर्ड और टेनेंट मिल के उसको बाहमी रजामंदी से ख़त्म करना चाहे तो कर सकते हैं, और इट इज़ टर्मिनेटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ, या फिर लॉ के मुताबिक उसको टर्मिनेट किया गया है। उसके बाद चैप्टर 4 है जी रिलिंक्विशमेंट, अबैंडनमेंट एंड, ये इलेक्टमेंट नहीं है, ये इजेक्टमेंट है, ये एक स्पेलिंग मिस्टेक है जी, ये यहाँ पे इजेक्टमेंट है। रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है कि आप कोई भी ज़मीन जो है वो खाली कर देते हैं और उसका एक नोटिस जारी कर देते हैं कि मैं ये ज़मीन खाली करने लगा हूँ। इसका मतलब होता है दस्तबरदार होना, कि अपना हाथ किसी ज़मीन से उठा लेना, जानबूझ के उसको छोड़ देना। अबैंडनमेंट का भी मतलब यही होता है, लेकिन अबैंडनमेंट में क्या होता है कि आप नोटिस नहीं देते, किसी भी चीज़ को छोड़ देना, ज़ाया कर देना अबैंडनमेंट कहलाता है। और इजेक्टमेंट का मतलब है किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ ज़मीन से निकालना, ठीक है। अभी ये हम 1 बाय 1 आगे जाके देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले है जी रिलिंक्विशमेंट बाय द टेनेंट फॉर अ फिक्स टर्म, अ टेनेंट होल्डिंग लैंड फॉर अ फिक्स टर्म, अगर टेनेंट जो है वो कोई लैंड जो है फिक्स टर्म के लिए 30 साल 25 साल के लिए उसके ऊपर होल्डिंग रखा हुआ है, उसका कब्जा में है वो ज़मीन, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत डिक्री या ऑर्डर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके तहत उसने क्या किया हुआ है, फिक्स टर्म के लिए वो एक होल्डिंग की हुई है उसने, मे गिव अप, वो छोड़ सकता है, रिलिंक्विश कर सकता है हिज टेनेंसी विदाउट गिविंग एनी नोटिस, वो नोटिस दिए बगैर भी छोड़ सकता है, बट ओनली एट द एंड ऑफ दैट फिक्स टर्म। मसलन ये है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी को ज़मीन दे दी कि ये तुमने 2 साल के लिए इसके ऊपर काश्तकारी करनी है, ठीक है। जब वो 2 साल गुजर जाएंगे तो फिर आप बगैर नोटिस के क्या कर सकते हो, उस ज़मीन को छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो 2 साल नहीं गुजरे तो फिर आपको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है जी रिलिंक्विशमेंट बाय एनी अदर टेनेंट, any tenant who is not holding for a fixed term
मतलब ये तो हमने पढ़ लिया ना कि जिसको फिक्स टर्म के लिए 3-4 साल 5 साल के लिए दी गई थी वो तो फिक्स टर्म थी। अगर फिक्स टर्म ना भी हो, मे रिलिंक्विश, वो छोड़ सकता है हिज टेनेंसी बाय गिविंग नोटिस, फिर उसको जो है वो नोटिस देना पड़ेगा। फिक्स टर्म में क्या होता था, फिक्स टर्म खत्म हुई, 2 साल खत्म हुए, 2 साल उसकी फिक्स टर्म थी, वो जो है वो चुप करके ज़मीन छोड़ देगा। ठीक है। अब अगर फिक्स टर्म है ही नहीं, ठीक है, फिक्स टर्म कोई नहीं है, अब क्या है कि आपने ज़मीन जब भी छोड़नी है उस छोड़ने से पहले आपने नोटिस देना है, इधर वर्बली आर इन राइटिंग, आपने उसको ज़बानी बता देना है या लिख के नोटिस दे देना है। टू हिज लैंड लॉर्ड आर द लैंड लॉर्ड्स एजेंट, जो लैंड लॉर्ड है उसको बताना है, या कोई लैंड लॉर्ड का एजेंट है तो उसको आपने वर्बली या राइटिंग के अंदर बता देना है कि भाई मैं ये ज़मीन छोड़ने लगा हूँ। स्टेटिंग दैट ही वॉन्ट्स टू लीव द टेनेंसी एट द एंड ऑफ द करंट एग्रीकल्चरल ईयर, आपने ये बताना है कि जब ये करंट एग्रीकल्चरल ईयर ख़त्म होगा तो भाईजान मैंने आपकी ज़मीन जो है वो छोड़ देनी है। उसके बाद दिस नोटिस मस्ट बी गिवन ऑन आर बिफोर 15th डे ऑफ जनवरी ऑफ दैट ईयर, ये आपने याद रखना है कि 15 जनवरी, उस साल का जो 15 जनवरी है ना, उससे पहले पहले आपने ये नोटिस, जो रिलिंक्विशमेंट का नोटिस है वो देना है। ठीक है। 16 जून को क्या होता है, 16 जून को एग्रीकल्चर ईयर एंड हो जाता है और 15 जनवरी से पहले पहले आपने ये नोटिस दे देना है, ताकि क्या हो कि लैंडलॉर्ड को पता चल जाए कि इस टेनेंट ने छोड़ना है, फिर वो किसी और टेनेंट का इंतज़ाम कर सके ताकि वो ज़मीन जो है वो कारामद रहे और उसको यूज़ किया जाता रहे। ठीक है जी। इंस्टेड ऑफ आर अलॉन्ग विद गिविंग नोटिस डायरेक्टली द टेनेंट में, अगर वो डायरेक्टली नोटिस नहीं देना चाहता तो फिर उसके पास क्या ऑप्शन है, अप्लाई टू द रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर को जाके बता दे ऑन बिफोर 15 जनवरी, 15 जनवरी से पहले पहले वो जाके क्या करे जी, रेवेन्यू ऑफिसर साहब को बता दे कि मैं ये ज़मीन जो है वो छोड़ना चाहता हूँ। आस्किंग हिम टू सर्व नोटिस टू द लैंडलॉर्ड, अब उसको कह देगा कि आप लैंडलॉर्ड को बता दीजिएगा। द रेवेन्यू ऑफिसर आफ्टर रिसीविंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम द टेनेंट, रेवेन्यू ऑफिसर उस टेनेंट से वो जो नोटिस भेजना है उसकी कुछ कॉस्ट भी पैसे लगेंगे। फॉर एग्जांपल वो कोई आपने पोस्ट करवाना है नोटिस, तो उस पर जितने भी खर्चा आएगा वो रेवेन्यू ऑफिसर किससे लेगा, टेनेंट से लेगा। विल सर्व द नोटिस ऑन द लैंडलॉर्ड एज सून एज पॉसिबल, और लैंडलॉर्ड को फौरी तौर पर वो नोटिस भेज दिया जाएगा। इफ़ द टेनेंट फेल्स टू गिव नोटिस प्रॉपरली अंडर दिस सेक्शन, अगर टेनेंट जो है वो प्रॉपरली नोटिस नहीं दे सकता, ना रेवेन्यू ऑफिसर को बताया ना लैंडलॉर्ड को बताया उस डेट के मुताबिक, ही बिकम्स लायबल टू पे रेंट फॉर एनी पार्ट ऑफ नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ईयर ड्यूरिंग विच द लैंड रिमेन्स वेकेंट। अगर उसने नहीं टाइम पे बताया, ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर अब जो अगला एग्रीकल्चरल ईयर है वो स्टार्ट हो गया। अब उस एग्रीकल्चरल ईयर में जब तक वो ज़मीन खाली रही, मतलब उसने क्या करना था, 15 जनवरी से पहले नोटिस देना था ताकि लैंडलॉर्ड अपनी उस ज़मीन के लिए कोई नया टेनेंट जो है उसका इंतज़ाम कर सके। लेकिन हुआ क्या है कि उसने नोटिस नहीं दिया और ना ही उस ज़मीन के लिए कोई टेनेंट नया आया है जिसने रेंट पे करना था लैंडलॉर्ड को। तो फिर क्या होगा कि उसी बंदे को जिसने नोटिस सही नहीं दिया, टाइम पे नहीं दिया, उस बंदे से जो है वो उतनी देर का, जितनी देर कोई नया बंदा टेनेंट नहीं आता, उससे वो जो है वो रेंट लिया जाएगा। द लैंडलॉर्ड डज नॉट कल्टिवेट इट हिमसेल्फ, अगर लैंडलॉर्ड खुद भी कल्टिवेट नहीं करता तो फिर भी किसको पेमेंट करनी पड़ेगी जी, टेनेंट को, क्योंकि उसने नोटिस टाइम पे नहीं दिया। उसके बाद है जी रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ओनली ऑफ आ टेनेंसी। A tenant cannot give up only part of his land unless the landlord agrees, कि अगर टेनेंट ये चाहे कि कोई ख़ास किस्म का 10 एकड़ में से 2-3 एकड़ वो छोड़ना चाहता है तो वो नहीं छोड़ सकता जब तक लैंडलॉर्ड उसको इसकी इजाज़त ना दे, उससे जो है वो इजाज़त लेना ज़रूरी है। उसके बाद अबेंडनमेंट ऑफ टेनेंसी बाय ऑक्यूपेंसी टेनेंट। इफ अ टेनेंट विद अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, अगर टेनेंट जिसके पास ऑक्यूपेंसी राइट भी है, मतलब ऑक्यूपेंसी टेनेंट है, फेल्स टू कल्टीवेट हिज लैंड, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, ज़ाया कर देना। अगर वो किसी ज़मीन के हिस्से को कल्टीवेट नहीं करता फॉर मोर देन 1 ईयर विदाउट अ वैलिड रीज़न, किसी एक कोई ख़ास रीज़न की बुनियाद के बगैर
वो क्या करता है, किसी ज़मीन के ऊपर कल्टीवेशन नहीं करता जो इसकी ड्यूटी थी। एंड डज नॉट मेक अरेंजमेंट टू पे रेंट, और ना ही रेंट देने के लिए कोई अरेंजमेंट उसने की है, ना रेंट देता है, ठीक है। देन हिज राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी शैल एंड, फिर उसका जो ऑक्यूपेंसी का राइट है वो एंड हो जाएगा। वो हमने पढ़ा था कि ऑक्यूपेंसी का राइट क्या होता है कि आपको आसानी से ज़मीन के अंदर से इजेक्टमेंट निकाला नहीं जा सकता, लैंडलॉर्ड नहीं निकाल सकता। वो ऑक्यूपेंसी के सारे राइट्स हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हैं। तो वो उसके ऑक्यूपेंसी का राइट पहले नंबर पे ख़त्म हो जाएगा अगर वो किसी ज़मीन को बगैर रीज़न के काश्त नहीं करता। फ्रॉम द एंड ऑफ दैट ईयर, और ये उस ईयर के एंड पे ख़त्म होगा। फॉर दिस सेक्शन मुकर्रर दार, अच्छा ये स्पेलिंग गलत है जी, ये मुकर्रर दार है। उसके लिए क्या है, अ टाइप ऑफ टेनेंट विद फिक्स्ड राइट्स। ये मुकर्ररदार कौन होता है, एक ऐसा टेनेंट होता है जिसके कोई फिक्स्ड राइट्स होते हैं। इज ट्रीटेड एज अ टेनेंट हैविंग अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, और उसको भी सेम ट्रीट किया जाएगा जैसे ये ऑक्यूपेंसी राइट वाले टेनेंट को ट्रीट किया जाता था, ठीक है जी। मुकर्ररदार के लिए भी यही सिचुएशन है। उसके बाद नेक्स्ट है जी लाइबिलिटी टू एजेक्टमेंट, के किसी को जो है वो अगर ज़मीन से निकालना है तो वो उसको कब रिस्पॉन्सिबल होगा कि जब उसको निकाल दिया जाएगा। ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट, कोई भी ऑक्यूपेंसी टेनेंट है उसको इजेक्ट करने के लिए कौन से ग्राउंड्स होंगे, उसको ज़मीन से बेदखल करने के लिए कौन से ग्राउंड्स हैं। अ टेनेंट विद ऑक्यूपेंसी राइट्स में बी इजेक्टेड, ऑक्यूपेंसी राइट्स वाला टेनेंट जो है उसको ज़मीन से बेदखल किया जा सकता है। रिमूव्ड फ्रॉम हिज लैंड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, अगर इनमें से कोई रीज़न अराइज होती है तो। ही हैज़ यूज्ड द लैंड इन अ वे दैट मेक्स इट अनफिट फॉर द पर्पज इट वाज गिवन, मतलब ये है कि वो ज़मीन को कुछ ही ऐसे तरीके से यूज़ कर रहा है जिससे वो ज़मीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो रही है, मिस यूज़ कर रहा है लैंड को, ठीक है, सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा। तो फिर क्या होगा, उसके ऑक्यूपेंसी, उससे क्या किया जाएगा जी, उसको इजेक्ट कर दिया जाएगा, उस ज़मीन से क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। उसके बाद बी है वेयर द रेंट इज पेबल इन काइंड लाइक क्रॉप्स ही हैज़ विदाउट सफिशिएंट काज, मतलब है जब आपने रेंट किसी भी काइंड में पे करना था, फॉर एग्जांपल आपने जो भी आपकी प्रोड्यूस है जो भी आपकी पैदावार हुई है उसमें से कुछ हिस्सा देना था लैंडलॉर्ड को, ठीक है। अगर गंदम है तो गंदम का कुछ हिस्सा, चावल है तो चावल का हिस्सा आपका जो है वो फिक्स हुआ था, आपने इस तरह रेंट पे करना था। और ही हैज़ without sufficient cause failed to cultivate the land in the usual local manner or the usual extent, और फिर वो क्या करता है कि उसके ऊपर कल्टीवेशन जो है, काश्तकारी जो है वो सही तरीके से ही नहीं करता जो लोकल मैनर्स के हिसाब से करनी चाहिए थी या जिससे जो है वो प्रॉपर जो है वो पैदावार होनी चाहिए थी। अगर वो नहीं करता तो फिर भी उसको उस ज़मीन से क्या किया जा सकता है, इजेक्ट किया जा सकता है। तीसरी सिचुएशन है व्हेन अ कोर्ट हैज़ पास्ड अ डिक्री, जब कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी कर दिए हैं अगेंस्ट हिम फॉर द अरियार्स ऑफ रेंट, अरियार्स रेंट के वाजिबात के तौर पे उसको क्या किया गया है कि कोर्ट ने ऑर्डर पेश कर दिया एंड ही स्टिल हैज़ नॉट पेड इट, और उसने वो अरियार्स ऑफ रेंट जो है वो पे नहीं किए, तो फिर उसको क्या किया जाएगा, ज़मीन से निकाल दिया जाएगा। फॉर दिस सेक्शन आल्सो आ मुकर्ररदार शैल बी ट्रीटेड एज अ टेनेंट विद ऑक्यूपेंसी राइट, मुकर्ररदार साहब को भी ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे इस टेनेंट को जो ऑक्यूपेंसी राइट्स वाला है उसको ट्रीट किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ अ टेनेंट फॉर अ फिक्स टर्म, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा टेनेंट है जो फिक्स टर्म के लिए है, उसको कैसे ज़मीन से निकाला जा सकता है वो देखते हैं। अ टेनेंट हु डज नॉट हैव अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, कोई ऐसा टेनेंट जिसके पास ऑक्यूपेंसी राइट्स नहीं थे, जिससे पहले हमने पढ़ा उसके पास ऑक्यूपेंसी राइट्स होते थे, उनको कैसे निकाला गया वो हमने पढ़े हैं तरीके। अब एक ऐसा टेनेंट है जिसके पास ऑक्यूपेंसी राइट है ही नहीं बट होल्ड लैंड फॉर अ फिक्स टर्म, लेकिन उसके पास ज़मीन जो है वो फिक्स टर्म पे उसको दी गई है लीज के तौर पे, फॉर एग्जांपल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए उसने ली है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत या किसी ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तहत, डिक्री कोर्ट के ऑर्डर के तहत
कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम हिज टेनेंसी, अब वो उस ज़मीन से उसको निकाला जा सकता है एट द एंड ऑफ दैट फिक्स टर्म, अगर वो 2 साल कंप्लीट हो गए तो उस 2 साल के बाद उसको उस ज़मीन से निकाल देंगे। एंड बिफोर द एंड ऑफ द टर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, अगर टर्म एंड हो जाती है इन फॉलोइंग ग्राउंड्स की बुनियाद पर, कौन से हैं वो देखते हैं। ग्राउंड्स फॉर अर्ली इजेक्टमेंट, अगर 2 साल से पहले ही आपको निकालना है तो फिर उनमें से इनमें से कोई रीज़न होनी चाहिए। ही हैज़ यूज द लैंड इम्प्रॉपरली, उसने प्रॉपर तरीके से लैंड का इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। मेकिंग इट इनफुट फॉर द पर्पज़ फॉर विच इट वाज गिवन, और जिस पर्पज़ के लिए उसको ज़मीन 2 साल के लिए 5 साल के लिए दी गई थी उस हिसाब से उस पर्पज़ को जो है वो अचीव करने के लिए उसने ज़मीन जो है इस तरीके से इस्तेमाल नहीं की, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्या किया जाएगा जनाब, निकाल दिया जाएगा। वेयर द रेंट इज़ पेबल इन काइंड, जहाँ पे रेंट जो है वो काइंड में पे करना था, मतलब शेयर ऑफ क्रॉप या शेयर ऑफ जो प्रोड्यूस है उधर उस बुनियाद पे आपने रेंट देना था। ही हैज़ विदाउट सफिशेंट रीज़न फेल्ड टू कल्टिवेट द लैंड प्रॉपरली एज इज़ कस्टमरी इन दैट लोकेलिटी, मतलब उसने सही तरीके से ज़मीन ही नहीं काश्त की जिससे अच्छी पैदावार होती, तो फिर भी उसको क्या किया जा सकता है जी, निकाला जा सकता है, ज़मीन से इजेक्टमेंट उसकी की जा सकती है। ऑन एनी ग्राउंड अलाउड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट डिक्री और आर्डर, और कोई भी ग्राउंड जो डिक्री आर्डर या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि अगर आप ये इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो आपको ज़मीन में से निकाला जा सकता है, अगर आपने वो फॉलो नहीं की तो फिर आपको ज़मीन से इजेक्ट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। उसके बाद है इजेक्टमेंट ऑफ अ टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। अ टेनेंट हु डज नॉट हैव राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, ऐसा टेनेंट जिसके पास परमानेंट ऑक्यूपेंसी राइट्स नहीं है, एंड डज नॉट होल्ड फॉर अ फिक्स टर्म, और ना ही वो फिक्स टर्म के लिए वहाँ पे है, अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट डिक्री आर ऑर्डर, एक ऐसा टेनेंट जो ना ही ऑक्यूपेंसी राइट रखता है और ना ही जो हमने ऊपर वाला सेक्शन पढ़ा जिसके अंदर हमें फिक्स टर्म बताया गया, ना ही वो फिक्स टर्म के अंदर है, ठीक है, मतलब फिक्स टर्म 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे आया हुआ है, डिक्री पे या ऑर्डर कोर्ट के ऑर्डर पे आया हुआ है। फिर तीसरी कौन सी, मे बी इजेक्टेड एट द एंड ऑफ एग्रीकल्चरल ईयर, उसको एग्रीकल्चरल ईयर के एंड पे क्या किया जा सकता है, इजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये था जी इजेक्ट का सिस्टम, किसको इजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद है प्रोसीजर ऑफ इजेक्टमेंट। अब ये जो निकालना है, बेदखल करना है किसी को भी ज़मीन से, उसका प्रोसीजर क्या है। पहले नंबर पे रिस्ट्रिक्शन ऑन इजेक्टमेंट, इजेक्टमेंट के ऊपर कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है। अ टेनेंट कैन नॉट बी इजेक्टेड अनलेस इट इज़ डन थ्रू एक्सिक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर इजेक्टमेंट। एक जो टेनेंट है उसको ज़मीन से निकाला नहीं जाता उस वक्त तक, इट इज़ डन थ्रू एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर इजेक्टमेंट, जब तक उसको निकालने का हुक्म नहीं आ जाता कोर्ट से। बाई ऑर्डर ऑफ अ कम्पिटेंट कोर्ट, कोई कम्पिटेंट कोर्ट ऑर्डर देता है, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग 2 केसेस, इन 2 केसेस के अलावा। कौन से केसेस हैं। व्हेन अ डिक्री फॉर द अरियर्स ऑफ रेंट, अनपेड रेंट हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ड अगेंस्ट द टेनेंट एंड रिमेन्स अनपेड। अगर क्या है कि एक बंदे के खिलाफ कोर्ट से ऑर्डर आ गया था जिसने रेंट जो है वो वाजिबात रेंट के पे नहीं किए थे, ठीक है, और अब फिर वो अनपेड ही है, उसने पे नहीं किए, फिर उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है जी। अदरवाइज कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके बाद है जी सेकंड, व्हेन द टेनेंट हैज़ नो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, टेनेंट के पास ऑक्यूपेंसी राइट भी नहीं है, एंड डज नॉट होल्ड फॉर अ फिक्स टर्म, और ना ही वो फिक्स टर्म के लिए अंडर कॉन्ट्रैक्ट डिक्री और ऑर्डर, तो फिर भी उसके साथ सेम सिचुएशन क्रिएट होगी। सेक्शन 43 है एप्लीकेशन टू रेवेन्यू ऑफिसर फॉर इजेक्टमेंट। उसके बाद आपने लैंडलॉर्ड साहब ने जिस बंदे को ज़मीन से बेदखल करना है उसकी एप्लीकेशन जो है वो किसको देगा, रेवेन्यू ऑफिसर को। इन केसेस अंडर सेक्शन 42A और B द लैंडलॉर्ड में अप्लाई टू द रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर को वो अप्लाई करेगा फॉर द इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट, उस टेनेंट को बेदखल करने के लिए इन केस ऑफ क्लास A
कि फॉर एग्जांपल उसने जो है वो क्या किया है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको फुलफिल नहीं किया, और जो कल्टीवेट ज़मीन को जिस तरह करना चाहिए था नहीं किया, तो उसको फिर वो क्या कर सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन देकर कि इस बंदे को मेहरबानी करके ज़मीन से इजेक्ट किया जाए। आर सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द इजेक्टमेंट टू द टेनेंट, फिर क्या होगा कि इजेक्टमेंट और नोटिस जो है वो टेनेंट को दिया जाएगा इन केस ऑफ क्लास बी। ठीक हो गया जी, ये आपने याद रखना है। इन केस अंडर सेक्शन 42A और बी लैंडलॉर्ड में अप्लाई टू द रेवेन्यू ऑफिसर, लैंडलॉर्ड जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर को अप्लाई कर सकता है इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट इन अ केस ऑफ क्लास ए। अभी इसके ऊपर हमने क्लास ए पढ़ा था, उस केस में क्या हो सकता है, इजेक्टमेंट की वो दे सकता है, अप्लाई कर सकता है, या फिर सर्विस ऑफ नोटिस के रेवेन्यू ऑफिसर को कह सकता है कि आप नोटिस जो है वो सर्व करें ऑफ इजेक्टमेंट टू द टेनेंट, टेनेंट को इन केस ऑफ क्लास बी। उसके बाद है जी 44 इजेक्टमेंट फॉर फेलर टू सेटिस्फाई डिक्री फॉर एरियर्स ऑफ रेंट। ऑन रिसीविंग द लैंडलॉर्ड्स एप्लीकेशन, जब रेवेन्यू ऑफिसर को लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन आ गई है कि फ़लाँ बंदे को, फ़लाँ टेनेंट को ज़मीन से क्या कर दिया जाए जी, इजेक्ट कर दिया जाए। अंडर सेक्शन 43 हमने जो ये अभी सेक्शन 43 ये पढ़ा है, द रेवेन्यू ऑफिसर चेक द अरेयार स्टेटस, उसके बाद वो वाजिबात का स्टेटस चेक करेगा, देन सर्व नोटिस ऑन द टेनेंट, फिर नोटिस टेनेंट को सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने रेंट नहीं दिया था, उस वजह से उसको वो कह रहा है कि जो है वो इजेक्ट कर दिया जाए, तो रेवेन्यू ऑफिसर पहले चेक करेगा कि कितने वाजिबात हैं, फिर वो टेनेंट को क्या कर दिया जाएगा, उसको नोटिस सेंड कर दिया जाएगा। मॉनिटरिंग द डेट ऑफ डिक्री एंड अमाउंट ड्यू, उसके बाद वो देखेगा कि कब उसको वो नोटिस जो है वो हुक्म जो है वो जारी किया गया और कितनी अमाउंट रहती है। इन्फॉर्मिंग दैट पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 15 डेज ऑफ नोटिस, और उस नोटिस में लिखा होगा कि आपको पास 15 दिन है, उनके अंदर अंदर आप जो है वो आपकी जो अरेयार्स हैं रेंट के या जो भी पेमेंट आपकी रहती है आप उसको 15 दिन के अंदर क्लियर करें। इफ़ नॉट पेड, अगर वो 15 दिन के अंदर पेड नहीं करता, ही विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द लैंड, उसको ज़मीन से निकाल दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। दूसरी सिचुएशन क्या है, इफ़ द टेनेंट फेल्स टू पे विद इन 15 डेज, अगर वो 15 डेज के अंदर पे नहीं कर सकता, द रेवेन्यू ऑफिसर ऑर्डर्स इजेक्टमेंट, रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा कि उसकी इजेक्टमेंट के ऑर्डर्स करेगा। अनलेस द टेनेंट शो गुड काज, अगर टेनेंट जो है वो वैलिड रीज़न गुड काज शो करवा देता है, वाई ही शुड नॉट बी इजेक्टेड, कि उसको इजेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए, तो फिर उसको जो है वो सुना जाएगा, उसकी बात सुनी जाएगी और फिर फैसला किया जाएगा। उसके बाद 45 है इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय नोटिस। व्हेन द लैंडलॉर्ड अप्लाई फॉर द इजेक्टमेंट इन अ केस अंडर सेक्शन 42B, ईयर टू ईयर का मतलब है कि हर साल जो है वो टेनेंट को 1 साल के लिए ज़मीन दी गई थी। ठीक है, टेनेंट विदाउट ऑक्यूपेंसी राइट और फिक्स टर्म, ना उसके पास ऑक्यूपेंसी राइट है ना उसको फिक्स टर्म पे दी गई है, सिर्फ साल के लिए दी गई है। द रेवेन्यू ऑफिसर इफ़ द एप्लीकेशन इज़ प्रॉपर एंड वैलिड, अगर लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन देता है उसके इजेक्टमेंट के लिए ऐसे बंदे की जिसको 1 साल के लिए दी गई थी, तो रेवेन्यू ऑफिसर उस एप्लीकेशन को चेक करेगा, अगर वो एप्लीकेशन प्रॉपर है वैलिड है, शैल सर्व अ नोटिस ऑफ इजेक्टमेंट टू द टेनेंट, उस टेनेंट को इजेक्टमेंट का नोटिस भेज दिया जाएगा। सच नोटिस ऑफ इजेक्टमेंट कैन नॉट बी सर्व्ड आफ्टर 15th ऑफ नवंबर इन एनी एग्रीकल्चर ईयर, कोई भी एग्रीकल्चर ईयर है तो उसके 15 नवंबर के बाद ये नोटिस नहीं दिया जा सकता। ठीक है, 15 नवंबर से पहले पहले ये नोटिस इजेक्टमेंट का जारी किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। उसके बाद द नोटिस मस्ट इंक्लूड, इस नोटिस के अंदर क्या क्या होगा, द नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड हु अप्लाइड फॉर इट, जिस लैंडलॉर्ड ने इस इजेक्शन के लिए, इस इजेक्टमेंट के लिए अप्लाई किया उसका नाम होगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड, लैंड के बारे में सारी चीज़ें लिखी होंगी, इट रिलेट्स टू उसके जो उससे रिलेटेड हैं, एंड अ क्लियर स्टेटमेंट इन्फॉर्मिंग द टेनेंट दैट, और एक क्लियर स्टेटमेंट होगी जिससे टेनेंट को ये बताया जाएगा ही मस्ट वकेट द लैंड बिफोर द 1 मई नेक्स्ट ईयर, जिसमें उसको क्लियरली बता दिया जाएगा कि भाईजान नेक्स्ट 1 मई से पहले पहले आपने ज़मीन जो है वो
खाली कर देनी है। और इफ़ ही वांट्स टू चैलेंज, अगर वो जो है वो इसका कोई जवाब देना चाहता है, चैलेंज करना चाहता है, कॉन्टेक्स्ट करना चाहता है इजेक्टमेंट, जो उसको निकालने के आर्डर आ गए उसके खिलाफ कोई वो अपना कोई डिफेंस करना चाहता है, ही मस्ट फाइल अ सूट इन द रेवेन्यू कोर्ट, वो रेवेन्यू कोर्ट के अंदर अपना केस दायर करेगा विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने का उसके पास टाइम है, फ्रॉम द डेट ही रिसीव्ड द नोटिस, जब उसने वो नोटिस रिसीव किया है उसके बाद उसके पास 2 महीने का टाइम है, उसके अंदर अंदर वो रेवेन्यू कोर्ट के अंदर जाके फाइल पेश करेगा और अपना डिफेंस कर सकता है वो। द नोटिस मस्ट आल्सो इन्फॉर्म द टेनेंट दैट, नोटिस जो है वो उस टेनेंट को ये भी इन्फॉर्म करता है, इफ़ ही डज नॉट वांट टू कॉन्टेक्स्ट हिज इजेक्टमेंट, अगर वो अपनी जो उसको बेदखल किया जा रहा है उसका कोई डिफेंस नहीं करना चाहता, बट वांट्स टू क्लेम कंपनसेशन, लेकिन अगर वो कोई कंपनसेशन लेना चाहता है, मतलब उसने उसके ऊपर जो कोई काम किया हुआ है या फिर उसके ऊपर कोई जो उसने इम्प्रूवमेंट्स वगैरह की हैं उसकी कंपनसेशन लेना चाहता है, ही मस्ट सबमिट दैट क्लेम, वो उस क्लेम को सबमिट कराएगा टू द रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर को लिख के देगा कि वो किस चीज़ की कंपनसेशन लेना चाहता है, हु हैज़ द पावर टू ऑर्डर इजेक्टमेंट, उस रेवेन्यू ऑफिसर को वो कंप्लेन सबमिट करवाएगा जिसके पास इजेक्टमेंट उसको निकालने की, बेदखल करने की पावर है, विद इन 2 मंथ्स, उन 2 महीनों का ही टाइम है उसके पास, फ्रॉम द डेट द नोटिस वाज सर्व्ड। अब जब जो है इजेक्टमेंट नोटिस सर्व हो जाता है उसके बाद उसके पास 2 महीने का टाइम होता है, या फिर वो चला जाए रेवेन्यू कोर्ट के अंदर और अपने आप को डिफेंस करे, अगर वो रेवेन्यू कोर्ट में नहीं जाना चाहता और सूट नहीं करना चाहता तो फिर वो एप्लीकेशन दे सकता है रेवेन्यू ऑफिसर को कि जो मैंने इम्प्रूवमेंट वगैरह की है उसकी कुछ ना कुछ मुझे कंपनसेशन दी जाए। ठीक है जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट, if the tenant does not file a suit to contest his ejectment within 2 months, अगर टेनेंट जो है वो क्या करता है कि 2 महीने के अंदर अंदर वो सूट भी नहीं करता, देन द रेवेन्यू ऑफिसर ऑन द लैंडलॉर्ड्स एप्लीकेशन, जो लैंडलॉर्ड ने एप्लीकेशन दी थी रेवेन्यू ऑफिसर उसको फॉलो करते हुए शैल आर्डर इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट, टेनेंट को जो है वो उसके ऊपर ज़मीन से निकालने के, बेदखल करने के ऑर्डर जारी कर देगा, बट ओनली आफ्टर इंश्योरिंग दैट द नोटिस वाज प्रॉपरली सर्व्ड, उससे पहले वो ये देखेगा कि जो उसने नोटिस भेजा था वो वाकई उस बंदे को मिल गया है, सर्व हो गया है, तो उसके बाद भी उसने अगर कोई भी एप्लीकेशन भी नहीं दी कंपनसेशन की, ना ही वो रेवेन्यू कोर्ट में अपने आप को डिफेंड करने गया है, तो फिर उसके खिलाफ वो क्या हो जाएगा, इजेक्टमेंट ऑर्डर हो जाएगा और उसको ज़मीन से निकाल दिया जाएगा। इफ़ द टेनेंट डज नॉट फाइल अ सूट विद इन 2 मंथ्स, अगर टेनेंट्स 2 महीने के अंदर सूट नहीं कर सकता, बट लूजेज द केस, इफ़ द टेनेंट डज फाइल अ सूट विद इन 2 मंथ्स, अगर वो सूट कर देता है 2 महीने के अंदर लेकिन वो केस हार जाता है, द रेवेन्यू कोर्ट विल इशू अ डिक्री, उसके बाद रेवेन्यू कोर्ट ये हुक्म जारी करेगा डायरेक्टिंग हिज इजेक्टमेंट, जिसके जरिए उसको क्या किया जाएगा, इजेक्ट कर दिया जाएगा, वहां से निकाल दिया, बेदखल कर दिया जाएगा। पावर टू मेक रूल्स, अब रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैज़ द अथॉरिटी टू मेक रूल्स अबाउट, अब ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इसके पास रूल्स बनाने की अथॉरिटी है, ये आपने याद रखना है। किस बारे में, अबाउट द फॉर्म एंड लैंग्वेज ऑफ द एप्लीकेशन एंड नोटिसेस मेंशन्ड इन 43 to 45, ये जो हमने पहले नोटिसेस जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर ने देने हैं या फिर किसी बंदे को सर्व किए जाने हैं, टेनेंट को सर्व किए जाने हैं, इन तमाम नोटिसेस की जो लैंग्वेज है और इनकी जो एप्लीकेशन है, फॉर्म है, ये सारा कुछ इसके बारे में रूल्स कौन बनाएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा। ठीक है जी। द मैनर इन विच दीज डॉक्यूमेंट्स आर टू बी साइंड एंड अटैच्ड, और वो तरीक़ेकार, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जिनके तहत इन डॉक्यूमेंट्स को साइन किया जाना है या अटेस्ट किया जाना है, वो तरीक़ाकार भी कौन बताएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी जर्नल प्रोविजंस रिस्पेक्टिंग इजेक्टमेंट, इजेक्टमेंट से रिलेटेड कुछ और जर्नल प्रोविजंस भी हैं, उनको देखते हैं। टाइम फॉर इजेक्टमेंट, a decree or order for the ejectment of a tenant can only be carried out, executed during a specific time of the year। ठीक है, अब ये जो डिक्री है या ऑर्डर है किसी भी टेनेंट को ज़मीन से निकालने के लिए, वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर साल के जो है वो दी जाती है। अभी वो टाइम क्या है, बिटवीन द 1 मई एंड द 15 जून, 1 मई और 15 जून के दरमियान
बोथ डेज इंक्लूडेड, ये 1 मई भी इंक्लूडेड है और 15 जून भी इंक्लूडेड है। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो टाइम उसको दिया जाना है इजेक्टमेंट का या डिक्री का, तो वो कौन सा है, बिटवीन 1 मई एंड 15th ऑफ द जून। उसके बाद है अनलेस द कोर्ट और द रेवेन्यू ऑफिसर स्पेसिफिकली डायरेक्ट्स अदरवाइज, या फिर कोर्ट या उसको कोई और डेट देना चाहे तो दे सकता है। रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर, जो कन्फिस्केट, जो भी जब्तगियाँ हैं उसके खिलाफ रिलीफ। इफ अ टेनेंट इज बीइंग इजेक्टेड ऑन ग्राउंड अंडर सेक्शन 39A 39B और सेक्शन 40, इन सेक्शंस के तहत अगर उसको निकाला जा रहा है ज़मीन से एंड कोर्ट सीज दैट, और कोर्ट ये देखती है द इंजरी कास्ड बाय द टेनेंट्स एक्ट और ओमिशन कैन बी रेमिडाइड, मतलब जो उसने नुकसान किया है उसको ठीक किया जा सकता है, उसकी रेमेडी है। और द लैंडलॉर्ड कैन बी कंपनसेटेड विद मनी, और लैंडलॉर्ड को मनी, पैसे की कंपनसेशन दी जा सकती है। देन द कोर्ट में इशू ऑफ इजेक्टिंग द टेनेंट, एक तो वो इंस्टेड ऑफ इजेक्टिंग द टेनेंट, उस टेनेंट को इजेक्ट किए बगैर, ऑर्डर द टेनेंट टू रेमेडी द इंजरी विद इन अ फिक्स्ड पीरियड, वो ये कहेगा कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हें क्या है कि इजेक्ट नहीं करते, आपने जो गलत काम किया है उसको जो है वो ठीक कर ले एक ख़ास पीरियड के अंदर। और ऑर्डर द टेनेंट टू पे कंपनसेशन इन कोर्ट विद इन अ फिक्स्ड पीरियड, या फिर आप कोई कंपनसेशन जो है वो कोर्ट में जमा करवाएं एक ख़ास टाइम के अंदर। ठीक है, मतलब अगर उसने कोई ऐसा काम किया था जिसके खिलाफ लैंडलॉर्ड ने एप्लीकेशन दी है, जो काम ठीक किया जा सकता है या उसकी कोई कंपनसेशन दी जा सकती है, तो ये ऑप्शन जो है वो टेनेंट को दिया जाएगा कि वो कंपनसेशन दे या उसको ठीक कर दे फिक्स टाइम के अंदर। द कोर्ट में एक्सटेंड द पीरियड फॉर स्पेशल रीज़न, कोर्ट जो है वो पीरियड जो है उसको एक्सटेंड भी कर सकता है अगर कोई ख़ास रीज़न बनती है। इफ़ द टेनेंट रेमिडाइज द इंजरी और पेज कंपनसेशन विद इन दैट फिक्स्ड पीरियड और एक्सटेंडेड पीरियड, वो अपनी जो है वो इंजरी ठीक, वो जो उसने ज़मीन के ऊपर गलत काम किया उसको सेट कर देता है, कंपनसेशन पे कर देता है। नो डिक्री ऑफ इजेक्टमेंट शैल बी पास, उसके बाद उसके ऊपर कोई बेदखली का जो है वो ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है 49 राइट्स ऑफ इजेक्टेड टेनेंट इन अ रिक्वेस्ट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रॉप्स एंड लैंड प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग। वो कह रहा है कि अगर जो टेनेंट जिसको इजेक्ट किया जा रहा है, अगर उसने कोई क्रॉप जो तैयार की थी, उसमें जो है वो बीज लगाने के लिए तैयार कर दी थी, तो उस पर उसका कुछ राइट भी तो होना चाहिए। उसने जो ज़मीन सेट की है उसका कोई कंपनसेशन होनी चाहिए, वो हम देखते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप्स, इफ द टेनेंट इज बीइंग इजेक्टेड व्हाइल द अनकट और अनगैदर्ड क्रॉप्स आर स्टिल स्टैंडिंग, मतलब जो जिस ज़मीन से उसे निकाला जाना है उस पे ऊपर उसने मेहनत की है, उसके ऊपर उसके फसलें खड़ी हैं, अगर ये सारा कुछ है, ही कैन नॉट बी इजेक्टेड, उसको उस वक्त तक नहीं निकाला जाएगा जब तक वो उन फसलों को काट नहीं लेता। फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द लैंड अनटिल क्रॉप्स हैव बीन रिपन्ड, जब तक वो फसलें पक नहीं जाती। एंड हैज़ हैड रीजनेबल टाइम टू हार्वेस्ट देम, और जब तक उसे जो है वो रीजनेबल टाइम नहीं दिया जाता कि वो उन फसलों को काट ले। ठीक है, क्योंकि वो उसने उगाई है, उसका हक है, उसकी फसलें खड़ी हैं, वो उनको ले जा सकता है अपने साथ। उसके बाद डिस्प्यूट अबाउट स्टैंडिंग क्रॉप्स। अब ये जो क्रॉप्स हैं, ये जो फसलें खड़ी हैं, इनके ऊपर कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो फिर क्या होगा। द कोर्ट रेवेन्यू ऑफिसर ऑन लैंडलॉर्ड्स एप्लीकेशन, लैंडलॉर्ड अगर एप्लीकेशन देता है, मे सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम सब सेक्शन 1, कि अगर इन स्टैंडिंग क्रॉप्स के ऊपर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर क्या होगा। इट मे ऑर्डर द टेनेंट टू पे फेयर रेंट फॉर द एक्स्ट्रा ऑक्यूपेशन पीरियड, तो वो जो उसके ऊपर ज़मीनों के ऊपर उसकी फसलें खड़ी हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा रेंट भी तो बनेगा। जब तक फॉर एग्जांपल उसको 3 महीने लग जाते हैं, तो 3 महीने में उसके खिलाफ तो डिक्री आ गया था, लेकिन उसकी फसलें अब खड़ी हैं, तो उस 3 महीने का उसको क्या करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को जिसने एप्लीकेशन दी है इस रेंट के लिए। ठीक है जी। आर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, और उन स्टैंडिंग क्रॉप्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। एंड इफ लैंडलॉर्ड पेज दैट अमाउंट इनटू द कोर्ट, अगर लैंडलॉर्ड उन स्टैंडिंग क्रॉप्स की
पैसे दे देता है, टेनेंट में बी इजेक्टेड इमीडिएटली, और उसी वक्त टेनेंट को क्या कर दिया जाएगा, ज़मीनों से निकाल दिया जाएगा। ठीक है जी, दो ऑप्शन है, या फिर क्या किया जाए, वो रेंट पे करे जब तक उसकी 3-4 महीने फसलें अभी पक रही हैं। अगर वो ये नहीं करना चाहता, वो क्या करे कि जितनी क्रॉप्स हैं उनका एक एस्टिमेटेड पैसे बता दे, कैलकुलेशंस बता दे कोर्ट को। कोर्ट फिर क्या करेगा, लैंडलॉर्ड से वो पैसे लेके उसको फौरी तौर पे वहाँ से निकाल देगा। अब वो जो क्रॉप्स हो जाएंगी वो किसकी हो जाएंगी, लैंडलॉर्ड की हो जाएंगी। इफ़ अ टेनेंट बिफोर बीइंग इजेक्टेड, अगर टेनेंट जो है उसको निकाला जाने से पहले हैज़ प्रिपेयर्ड द लैंड फॉर सोइंग, अगर उसने ज़मीन जो है वो प्लो कर ली है, उसके ऊपर हल वगैरह चला के लेवल वगैरह की है, बट हैज़ नॉट येट सोन द क्रॉप, लेकिन उसके ऊपर उसने बीज वगैरह नहीं लगाया, फिर देन ही हैज़ अ राइट टू रिसीव फेयर पेमेंट फॉर हिज लेबर, जो उसने काम किया है उसके लिए फेयर पेमेंट उसके काम की जो है वो उसको दी जाएगी। एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम द लैंडलॉर्ड बिफोर ही इज इजेक्टेड, और ये जो पेमेंट्स हैं या एक्सपेंसेस हैं ये कौन देगा, लैंडलॉर्ड देगा उस सारी ज़मीन जो उसने सेट की है, और उसके बाद उसको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद द कोर्ट और द रेवेन्यू ऑफिसर विल डिसाइड द अमाउंट पेएबल टू द टेनेंट, और कोर्ट या रेवेन्यू ऑफिसर ये डिसाइड करेगा कि कितनी अमाउंट जो है वो टेनेंट को दी जाएगी जो उसने ज़मीन जो है वो प्लो करके रखी हुई है। एंड पाज स्टे द इजेक्टमेंट अंटिल दैट अमाउंट इज पेड, और इजेक्टमेंट को उस वक्त तक पास भी किया जा सकता है जब तक उस टेनेंट को अमाउंट जो कंपनसेशन है वो पे नहीं की जाती। रिलीफ फॉर द रॉन्गफुल डिस्पोजिशन इजेक्टमेंट, ये अब नेक्स्ट है जी। इसमें क्या होगा कि रिलीफ ऑफ रॉन्गफुल डिस्पोजिशन और इजेक्टमेंट, अगर किसी को गलत तरीके से इजेक्ट कर दिया जाता है या ज़मीन से हटाने की कोशिश की जाती है तो फिर क्या रिलीफ होगा वो हम देखते हैं। अ टेनेंट कैन फाइल अ सूट विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर टेनेंट क्या कर सकता है, कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दे सकता है, केस कर सकता है। इफ़ ही हैज़ बीन डिस्पोजेस्ड रिमूव्ड फ्रॉम हिज टेनेंसी, अगर उसको अपनी टेनेंसी से निकाल दिया गया है, और एनी पार्ट ऑफ इट विदाउट हिज कंसेंट, उसकी मर्जी के खिलाफ, एंड नॉट थ्रू अ लीगल डिक्री और आर्डर अंडर सेक्शन 44-45। अगर ये होता है कि कोई लैंडलॉर्ड जो होता है वो खुद ब खुद क्या करता है, बगैर कोर्ट में जाए उसको ज़बरदस्ती उसमें से निकाल देता है, उसकी टेनेंसी के अंदर से, उसकी लैंड के अंदर से, तो फिर क्या वो कर सकता है, उसके पास टेनेंट के पास ये अथॉरिटी है वो कि वो क्या करेगा, ही हैज़ बीन इजेक्टेड अंडर एन ऑर्डर फॉर सेक्शन 45 विदाउट फाइलिंग अ सूट देयर बट लेटर डिनाइज द एबिलिटी ऑफ इजेक्टमेंट। ठीक है, इन सच केसेस, ऐसे केसेस में द टेनेंट कैन सू, टेनेंट कोर्ट के अंदर केस कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, कि उसको वापस उसकी जो पोजेशन है, जो उसकी होल्डिंग है, उसका कब्जा वापस दिलाया जाए, और कंपनसेशन आर बोथ, या फिर उसको कंपनसेशन या दोनों चीज़ें दिलाई जाए। ठीक है, ये अब कोर्ट उसके ऊपर फिर फैसला करेगा। उसके बाद बार टू द सिविल कोर्ट्स, सिविल सूट्स जो हैं उनके ऊपर कुछ पाबंदियाँ हैं जी। नो पर्सन कैन फाइल अ सिविल सूट टू चैलेंज इजेक्टमेंट और रिकवर पोजीशन, ये जो इजेक्टमेंट कर दी गई है अब ये नहीं है कोई बंदा उठेगा और सिविल कोर्ट के अंदर दोबारा उस फैसले को क्या कर दे, चैलेंज कर दे, नहीं कर सकता। हिज इजेक्टमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन ऑर्डर्ड बाई अ रेवेन्यू कोर्ट, अगर रेवेन्यू कोर्ट ने उसकी इजेक्टमेंट कर दी है फिर भी नहीं कर सकता। हिज सूट अंडर सेक्शन 50 हैज़ बीन डिसमिस्ड, और उसका जो सूट केस है, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है कि वो केस कर सकता है, ठीक है, कुछ ग्राउंड्स पे, और अगर वो केस डिसमिस हो गया तो उसको भी जो है वो सिविल राइट सूट्स सिविल कोर्ट के अंदर जो है वो उसको आप नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। उसके बाद है 51 बार ऑफ रिलीफ अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। A tenant cannot claim back possession of tenancy land through section 9 of the Specific Relief Act 1877। ये Specific Relief Act जो 1877 दिया गया उसमें कोई एक तरीका बताया गया है कि पोजीशन बैक करने का, तो वो वाला इधर यूज़ नहीं हो सकता।
मीन्स टेनेंसी पोजेशन डिस्प्यूट्स मस्ट बी हैंडल्ड अंडर टेनेंसी लॉ, उसको टेनेंसी लॉ के अंदर ही हैंडल किया जाएगा। ओनली नॉट थ्रू सिविल रेमेडीज और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट्स, कोई भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है या सिविल कोर्ट्स के अंदर जाना आप चाहते हैं उस मसले को हल करने, तो आप नहीं कर सकते, उसको जो है वो ये जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं वही हल करेंगे। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।